नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे वह है केंद्रीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1980, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं CGEGIS स्कीम 1980। तो ये स्कीम जो है दोस्तों, इसका जो लागू हुई थी स्कीम, ये हुई थी 1 जनवरी 1982 को। यानी इसका जो सब्सक्रिप्शन चालू हुआ था वो 1 जनवरी 1982 से हुआ था। इसके पहले भी एक इंश्योरेंस स्कीम थी, मगर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था कि जो चाहें वो इस स्कीम में एंटर हो सकते हैं। तो इस योजना को लागू करने के 2 उद्देश्य थे। सबसे पहले एक उद्देश्य था कि बीमा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीमे का उद्देश्य होता है कि यदि किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को एक कोई राशि ऐसी मिल जाए जिससे उसका परिवार को कुछ सहायता मिल जाए। और दूसरा होता है एक सेविंग फंड, बचत फंड जिसको बोलते हैं सेविंग फंड, कि यदि कर्मचारी की डेथ नहीं होती है और तो जब वो रिटायर होता है तो सेविंग फंड के द्वारा उसको कुछ राशि, जो इतना सब्सक्रिप्शन कटता है उसके बदले में कुछ राशि उसको रिटायरमेंट पे मिल जाती है, जिससे वो उस राशि को अपने किसी उपयोग में लगा सकता है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा कि जो समूह बीमा योजना है इसके दो फंड होते हैं इसमें, एक तो इंश्योरेंस फंड और एक सेविंग फंड। यदि डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस फंड से पेमेंट हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी इंश्योरेंस फंड के अलावा सेविंग फंड का भी भुगतान परिवारजनों को किया जाता है। मगर यदि डेथ नहीं होती है तो फिर इंश्योरेंस फंड का भुगतान नहीं किया जाता है, सिर्फ सेविंग फंड का भुगतान कर्मचारी को होता है। तो इस योजना में सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका अंशदान कितना था। तो जब ये योजना 1982 में चालू हुई थी तो उसमें ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए 10 रुपये पर मंथ था, सी के लिए 20 रुपये पर मंथ था, बी के लिए 40 रुपये पर मंथ था और ग्रुप ए के लिए 80 रुपये पर मंथ था। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक बीमा धन भी रहता है। तो यदि ये 10 रुपये वाला कोई जो सब्सक्रिप्शन है उसमें 10,000 रुपये का बीमा होता था, 20 रुपये वाले में 20,000 का बीमा होता था, 40 रुपये वाले में 40,000 का, 80 रुपये वाले में 80,000 का। मान लीजिए कोई कर्मचारी जो 80 रुपये जो सब्सक्रिप्शन देता था उसकी यदि डेथ हो जाती थी तो 80,000 रुपये उसके परिवारजनों को बीमा फंड में से दिया जाता था। और सेविंग फंड का कैलकुलेशन अभी मैं आगे चर्चा करूंगा। मगर जनवरी 1990 से ये अंशदान को चेंज कर दिया गया है। ग्रुप डी के लिए 15 रुपये अंशदान कर दिया है, ग्रुप सी के लिए 30 रुपये कर दिया है, बी के लिए 60 रुपये, ग्रुप ए के लिए 120 रुपये अंशदान कर दिया गया है। उस हिसाब से ही इनका बीमा धन भी बढ़ा दिया है। ये 15 रुपये जो अंशदान करते हैं उनको 15,000 रुपये बीमा धन मिलेगा, जो 30 रुपये अंशदान करते हैं उनको 30,000। ये इस टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा। मगर यहाँ पे जो ये स्कीम रखी गई थी जनवरी 82 से लेके दिसंबर 90 तक जो स्कीम थी, और फिर जो ये यहाँ पे दिसंबर 90 नहीं है, दिसंबर 89 है, ये प्रिंट में मिस्टेक हो गई। दिसंबर 89 तक ये सब्सक्रिप्शन था और जनवरी 1990 से ये सब्सक्रिप्शन बदल गया था। तो यहाँ पे शायद ऑप्शन रहा होगा कि यदि कोई चाहे तो पुराने सब्सक्रिप्शन को ही जारी रख सकता है, क्योंकि इसके भुगतान के लिए जो टेबल जारी होती है उसमें 2 टेबल जारी होती हैं। एक वो टेबल जारी होती है जो 10 रुपये जिसका अंशदान जनवरी 82 से लेके दिसंबर 89 तक था, और दिसंबर 89 के बाद भी उन्होंने 10 रुपये ही अंशदान रखा, उनकी एक अलग टेबल जारी होती है। और जिन्होंने 10 की जगह 15 रुपये अंशदान कर दिया उसकी एक अलग टेबल जारी होती है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, मैंने जो बताया, जो अंशदान जो होता है इसमें जो 30% राशि है अंशदान की वो होती है बीमा इंश्योरेंस फंड के लिए, बीमा निधि के लिए, और शेष 70% जो राशि होती है वो होती है सेविंग फंड यानी बचत निधि के लिए। और ये कटौती प्रारंभ कब से होती है कि जिस वर्ष में कर्मचारी शासकीय सेवा में आता है। मान लीजिए कोई आदमी 1 जनवरी को ही आ गया तो उसी साल से उसकी कटौती चालू हो जाएगी, 1 जनवरी से इंश्योरेंस फंड की भी और सेविंग फंड की भी, है ना। मगर यदि 1 जनवरी को ना आके वो आदमी 2 जनवरी को आता है तो उसकी इंश्योरेंस फंड की जो कटौती है वो तो उसी समय से चालू हो जाएगी, मगर जो सेविंग फंड की कटौती है वो अगले माह जनवरी से चालू होगी। मतलब कोई भी जो नया एम्प्लॉय इस फंड को ज्वाइन करता है वो जनवरी महीने में ही कर पाएगा। मगर जब भी कर्मचारी एंटर होता है तब से इंश्योरेंस फंड की कटौती की जा सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो अंशदान होता है उसमें इंश्योरेंस फंड और
बचत वाला फंड जो रहता है, दोनों की राशि शामिल रहती है। तो इंश्योरेंस फंड की राशि की कितनी कटौती की जाएगी? मान लीजिए कोई आदमी फरवरी महीने में सेवा में ज्वाइन होता है और वो ग्रुप डी है, तो उससे 5 रुपये प्रति माह उसका इंश्योरेंस फंड की कटौती फरवरी से लेकर दिसंबर तक की जाएगी। और दिसंबर के बाद जैसे ही अगली जनवरी आएगी, वहां इंश्योरेंस फंड और उसका जो सेविंग फंड है, उस दोनों की इकट्ठी कटौती की जाएगी। इकट्ठी कटौती यानी ये चालू हो जाएगी, यदि ये ग्रुप डी है तो उससे 15 रुपये महीने चालू हो जाएगी, ग्रुप ए है तो 120 रुपये महीने चालू हो जाएगी। मगर यदि जब तक इंश्योरेंस फंड उसका कटना चालू नहीं होता है, जब तक बचत फंड कटना चालू नहीं होता है, तब तक इंश्योरेंस फंड की कटौती इस हिसाब से की जाएगी। ग्रुप डी कर्मचारी की 5 रुपये पर मंथ, ग्रुप सी की 10 रुपये पर मंथ, ग्रुप बी की 20 रुपये पर मंथ और ग्रुप ए की 40 रुपये पर मंथ। और जितने भी महीनों में सिर्फ इंश्योरेंस फंड की कटौती होगी, उस बीच में यदि उस कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसको सिर्फ उसके परिवारजनों को इंश्योरेंस फंड का लाभ दिया जाएगा, सेविंग फंड का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब हम बात कर लें कि इसका जो भुगतान है वो भुगतान किसे किया जाता है। मतलब जो जो CGIS की जो राशि है उसका भुगतान किसको किया जाएगा। तो यदि कोई कर्मचारी जीवित रहता है, मतलब जिसमें इंश्योरेंस फंड का भुगतान नहीं किया जाएगा जीवित रहने की दशा में, सिर्फ सेविंग फंड का भुगतान किया जाएगा। तो यदि कोई कर्मचारी जीवित रहता है तो सिर्फ उस कर्मचारी को भुगतान किया जाएगा। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाती है इस स्थिति में, जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि बीमा फंड का भी भुगतान होगा और सेविंग फंड का भी भुगतान होगा। तो अब कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर किसको भुगतान किया जाएगा? उसके नॉमिनी को भुगतान किया जाएगा। अब नॉमिनी के बारे में बता दूं कि नॉमिनी इसमें किसको बनाया जा सकता है। यदि किसी कर्मचारी का कोई परिवार है तो कर्मचारी सिर्फ अपने परिवारजनों का ही नॉमिनेशन कर सकता है। यदि परिवार के अलावा किसी का नॉमिनेशन उसने किया है तो यह नॉमिनेशन अवैध माना जाएगा। तो इस उद्देश्य के लिए उसके परिवार में कौन कौन शामिल होंगे? यदि मतलब कोई महिला कर्मचारी है तो उसका पति, पुरुष कर्मचारी है तो उसकी पत्नी, पत्नी के अलावा उसके बच्चे, विधवा यदि कोई पुत्रवधू है, मान लीजिए कोई पुत्र है जिसकी मृत्यु हो गई है तो उसकी पत्नी जो है पुत्रवधू, उसका या उसके बच्चों का नॉमिनेशन भी किया जा सकता है। कर्मचारी अपने माता पिता का नॉमिनेशन कर सकता है। यदि माता पिता जीवित ना हो तो माता पिता के माता पिता यानी दादा दादी का नॉमिनेशन कर सकता है, अवयस्क भाई का नॉमिनेशन कर सकता है और अविवाहित बहन का नॉमिनेशन कर सकता है। ठीक है, इनमें से किसी भी एक का नॉमिनेशन वो कर सकता है। यदि एक से ज्यादा लोगों का भी नॉमिनेशन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। ज्यादा यदि लोगों का नॉमिनेशन करना है तो उसको ये भी उल्लेख कर देना चाहिए कि किसको कितना कितना शेयर वो देना चाहता है। ये नॉमिनेशन जैसे ही कर्मचारी इस योजना को ज्वाइन करता है उसको तुरंत एक नॉमिनेशन फॉर्म भर के ये नॉमिनेशन कर देना चाहिए। यदि कहीं नॉमिनेशन नहीं किया गया कर्मचारी द्वारा तो उसके जो GPF या CPF के लिए जो नॉमिनेशन उसने किया है उस नॉमिनेशन के आधार पर भी इस फंड का भुगतान नॉमिनी को किया जा सकता है। यदि परिवारजनों के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे नॉमिनेशन किया है तो वो नॉमिनेशन निरस्त माना जाएगा। अब एक स्थिति वो भी होती है कि कर्मचारी ने नॉमिनेशन नहीं किया और उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में ये राशि किसको दी जाएगी? देखिए, जहां नॉमिनेशन नहीं किया गया है और उसकी मृत्यु हो जाती है वहां पे निम्न लोगों को ये राशि दी जाएगी। सबसे पहले यदि कर्मचारी की कोई मतलब कर्मचारी की विधवा है, उसकी पत्नी है, या कोई महिला कर्मचारी है तो उसका पति है, उसके अवयस्क पुत्र हैं और उसकी अविवाहित पुत्रियां हैं। ये जितने भी लोग होंगे इतने बराबर बराबर शेयर उस राशि के किए जाएंगे और हर आदमी को एक एक शेयर इसमें दिया जाएगा। मगर यदि उसकी पत्नी या पति भी नहीं है, अवयस्क पुत्र भी नहीं है, अविवाहित पुत्रियां भी नहीं है, तब इसके बाद इनको छोड़कर इनमें से देखा जाएगा। यदि इनमें से कोई है, जैसे मान लीजिए उसका पुत्र है जिसकी मृत्यु हो गई है तो उसकी पत्नी है या उसके बच्चे हैं उनको, या उनके माता पिता को, या माता पिता नहीं है तो माता पिता जीवित नहीं हो तो दादा दादी को, अवयस्क भाई को, अविवाहित बहन को, इनको भी भुगतान किया जाएगा। मगर वो भुगतान इस परिस्थिति में किया जाएगा जब इनमें से कोई जीवित नहीं है। जब इनमें से कोई नहीं होगा तब इनको बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। अब यदि ये भी नहीं है और इनमें से भी कोई नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र होगा उसके आधार पर इस राशि का भुगतान किया जाएगा।
देखिए अभी एक और महत्वपूर्ण विषय ये है कि समूह बीमा राशि का हम कैलकुलेशन कैसे करें कि उसका भुगतान कितना होगा। अंशदान की यदि हम बात करें तो अंशदान पहले ही मैंने टेबल में बता दिया है आपको कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए कितना कितना अंशदान है। मगर अंशदान करने के बाद अब कितनी राशि उसको प्राप्त होगी ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि पहले हमने चर्चा की कि राशि दो होंगी, एक होगी बीमा राशि और एक होगी बचत राशि, इंश्योरेंस फंड और सेविंग फंड। तो इंश्योरेंस फंड सिर्फ उस स्थिति में मिलेगा जब कर्मचारी की डेथ हो जाती है ना। उस स्थिति में इंश्योरेंस फंड और सेविंग फंड दोनों परिवारजनों को मिलेगा। और यदि कर्मचारी जिंदा रहता है और उसका रिटायरमेंट हो जाता है, ऐसी स्थिति में उसको इंश्योरेंस फंड का भुगतान नहीं होगा, सिर्फ सेविंग फंड का भुगतान होगा। तो सेविंग फंड का कितना भुगतान होगा, इसको बनाने के लिए सरकार समय समय पर एक टेबल जारी करती है जिसमें ब्याज, उस सेविंग फंड पे पूरा ब्याज जोड़ के और अमाउंट बताया रहता है कितना भुगतान होना है। तो दो तरह की टेबल सरकार जारी करती है। एक टेबल जो होती है जिन्होंने 1-1-90 तक 10 रुपए सब्सक्रिप्शन किया और उसके बाद 15 रुपए चालू कर दिया। जैसा कि मैंने बताया था कि 90 में इनका सब्सक्रिप्शन चेंज हुआ था, तो मतलब जिन्होंने 90 में सब्सक्रिप्शन चेंज करने की अनुमति दे दी उनके लिए एक अलग टेबल होती है। और एक दूसरी टेबल होती है जो 1990 तक 10 रुपए का सब्सक्रिप्शन दे रहे थे और उसके बाद भी वही सब्सक्रिप्शन देते रहे, उन्होंने अपने सब्सक्रिप्शन को चेंज नहीं किया, तो उनके लिए एक अलग टेबल जारी होती है। तो इन टेबलों के आधार पर उसको भुगतान किया जाता है। वो टेबल कहाँ है, इस माह के लिए कौन सी टेबल जारी हुई है, ये मैं अभी आपको बाद में बता दूंगा। मगर उस टेबल में से कैलकुलेशन कैसे होता है, पहले हम ये बात कर दें कि कर्मचारी जिस महीने में सेवानिवृत्त होता है, जिस महीने में भी सेवानिवृत्त होता है, स्वाभाविक है कर्मचारी सामान्यतः महीने के अंतिम दिनांक को ही सेवानिवृत्त होता है, तो उसका उस माह तक का भी अंशदान उसमें से कटौती की जाती है। तो जिस माह में वो सेवानिवृत्त होता है उस माह में उस टेबल में अपन देख लेते हैं कि उस माह के सामने कितनी राशि दिख रही है। जैसे देखिए ये मेरे पास जनवरी 2019 से मार्च 2019 के बीच सेवानिवृत्त होने वालों की एक टेबल है। ये देखिए ये 15 फरवरी को ये टेबल जारी की गई है। हर 3 महीने के लिए इस तरह की टेबल जारी की जाती है। तो ये 15 फरवरी को जो टेबल जारी हुई है इसमें बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आपको फैट दिखेगा, थोड़ा स्क्रीन में छोटे शब्द होने के कारण। तो ये देखिए ये इसमें दिया रहता है कि 1982 से उन्होंने सब्सक्रिप्शन चालू किया था या 83 से किया था। तो एक तरफ ये ईयर दिखा रहता है जिस ईयर में उन्होंने सब्सक्रिप्शन चालू किया था। मान लीजिए एक आदमी जिसने 2006 में सब्सक्रिप्शन चालू किया था, तो ये 2006 हमने देख लिया, तो 2006 में वो इस योजना में एंटर हुआ था और रिटायर हुआ यदि फरवरी में, तो ये फरवरी में जो राशि आ रही है उस राशि को हम लिख लेते हैं और उस राशि के आधार पे फिर हम किस तरीके का कैलकुलेशन करते हैं ये अभी मैं आपको इसके अगले हिस्से में आपको बता दूंगा। ये देखिए जैसे एक कर्मचारी है जो 81 में जनवरी 81 में उसने अंशदान चालू कर दिया था और कर्मचारी का अंशदान 30 रुपए मासिक है। ये आपने देख लिया ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के लिए जो अंशदान है। हाँ, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि अब ग्रुप डी कर्मचारी जो होते थे उनको भी ग्रुप सी में मान लिया गया है, इसलिए सभी कर्मचारियों का अंशदान मिनिमम 30 रुपए होता है क्योंकि उनको भी ग्रुप सी कर्मचारी मानकर ही उनका अंशदान किया जाता है। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि 1 जनवरी 82 से इसने अंशदान प्रारंभ किया है, 30 रुपए प्रति माह अंशदान होता है और फरवरी 2019 में कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है। तो इसको कितनी राशि का भुगतान होगा, तो देखिए मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है, इसकी मृत्यु नहीं हुई है। तो मृत्यु यदि नहीं हुई है तो फिर हम इसको बीमा फंड का भुगतान नहीं करेंगे, हम सिर्फ सेविंग फंड का भुगतान करेंगे। तो सेविंग फंड को देखने के लिए हमको 2 चीजें देखनी है। एक तो सबसे पहले कि किस माह से वो इस योजना में आया है, तो यहां हम बता रहे हैं कि जनवरी 1982 से इस योजना में आ गया था और किस माह तक इस योजना में रहा है। तो देखिए जैसे हमने इसका देखा कि ये व्यक्ति 1982 में ही आ गया था, तो ये हमने 1982 इसका एंट्री, इस योजना में आने की एंट्री डेट देख ली 82 से ये फरवरी 19 के लिए जो टेबल जारी की गई है, हर 3 महीने में सरकार ये टेबल जारी करती है। तो इस टेबल में ये फरवरी की हमने उसके सामने देख ली, ये फरवरी में इसको कितनी रकम इस टेबल में लिखी। तो देखिए फरवरी में उसकी रकम जो लिखी है वो लिखी है 30,315 रुपये 12 पैसे।
30,315 रुपये 12 पैसे। और ये कर्मचारी वो था जिसने पहले 10 रुपये अंशदान कटवाता था और उसके बाद में 15 रुपये अंशदान कटवाने लगा है। तो यहाँ दो तरीके की टेबल जारी होती हैं, एक जो 10 रुपये कटवाता था और आज भी 10 रुपये कटवा रहा है वो वाली टेबल होती है, हमको उसमें नहीं देखना है, हमको उस टेबल में देखना है जिसने अपने अंशदान को चेंज करवा लिया था। तो ये उस टेबल में जब हमने देखा तो ये राशि आती है जनवरी 82 से जो एंटर हुआ और मार्च तक चला, उसके सामने राशि दी है 30,315 रुपये 12 पैसे। अब यदि ये आदमी जनवरी 82 में एंटर ना हुआ होता, मान लीजिए 87 में एंटर हुआ होता, तब हम उसको, ये देखिए यदि कोई 87 में एंटर हुआ होता तो हम उसको ये 82 से नहीं देखते, हम फिर उसको यहाँ से यहाँ देखते ये 87 में, मान लीजिए 87 में यहाँ से लेके फिर ये यहाँ मार्च तक कौन सी राशि आ रही है वो देखते। मगर हमारा उदाहरण जो है ये जनवरी 82 का ही है, तो हमने जनवरी 82 के सामने जो फरवरी माह में जो राशि दी है उस राशि को हमने देखिए तो हमने उस राशि को देख लिया। ये राशि है 30,315 रुपये 12 पैसे। ठीक है, अब इसमें ये राशि चूंकि 15 रुपए के लिए दी गई है इसलिए हम इसको 15 का भाग कर देंगे। जब 15 का भाग कर देंगे तो स्वाभाविक है ये राशि निकल आएगी 1 रुपए के लिए कितनी राशि मिलती है, 1 रुपए, और इसका सब्सक्रिप्शन 30 रुपए पर मंथ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ 30 रुपए पर मंथ। तो जब इसका सीधा सा फार्मूला बन जाता है कि टेबल में जो राशि दी गई है उसके डिवाइड करना है हमको 15 से, क्योंकि 15 रुपए की राशि दी गई है, मल्टीप्लाई बाई अंशदान सब्सक्रिप्शन जो भी है इसका, तो 30 रुपए इसका सब्सक्रिप्शन है। तो ये हम जब इसको मल्टीप्लाई करके गुणा करेंगे, इसका सब कुछ डिवाइड करके हल करेंगे तो ये आ जाएगा 60,630 रुपीज़ 24 पैसा, 60,630 रुपये 24 पैसा। तो ये जो आएगा ये इसका सेविंग फंड का जो भुगतान इसको होगा ये राशि आ जाएगी। अब चूंकि ये कर्मचारी अभी जीवित है तो इसको सिर्फ सेविंग फंड का भुगतान होगा, मगर सपोज ये कर्मचारी फरवरी 2019 में इसकी डेथ हो गई होती तब इतना तो सेविंग फंड मिल जाता और इसको इसके अलावा इंश्योरेंस फंड भी मिलता। इंश्योरेंस फंड कितना मिलता, ये देखिए इंश्योरेंस फंड मिलता, चूंकि ये 30 रुपये सब्सक्रिप्शन दे रहा था तो 30 रुपये वाले को 30,000 रुपये का इंश्योरेंस है, तो इसको 60,630 रुपये 24 पैसे ये तो मिल जाता है इसको सेविंग फंड का पैसा, और 30,000 रुपये इंश्योरेंस फंड का मिल जाता। तो इस प्रकार इनकी फैमिली को मिल जाता 90,630 रुपये 24 पैसे। मगर ये बंदा चूंकि जीवित है इसलिए इसको मिलेगा 60,630 रुपये 24 पैसे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समूह बीमा के संबंध में आपके जो भी कुछ क्वेश्चन रहे होंगे उनको यहाँ पे हल हुआ होगा। अगला वीडियो मैं ग्रेच्युटी के संबंध में बना के डालूंगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरह के काफ़ी सारे वीडियो इसमें प्रमोशन के लिए सही विकल्प क्या होगा, ग्रेच्युटी और ये इंश्योरेंस के बारे में, इस टाइप के काफ़ी सारे वीडियो डले हुए हैं तो जिनको आप इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।